बाकी फिर मैं समझाता हूँ आपको। इस फंडामेंटल प्रश्न से हमने क्लास को प्रारंभ किया, मतलब कि हम इकोनॉमी की आइडिया को कैसे समझें। भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो भारतीय तो ठीक है क्योंकि आप भारत को पढ़ रहे हो, लेकिन पीछे तो अर्थव्यवस्था पढ़े ना, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का मतलब मोटे रूप में क्या होता है, उसको मैंने लिखा है यहाँ पे कि अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र, एक एरिया होना चाहिए ना, डिमार्केटेड लैंड एरिया होना चाहिए। मैं बताऊंगा आपको, बहुत सारी बातें आएंगी क्लास में ना, अभी तो बहुत बहुत प्रारंभ में है अभी हम लोग। बिना उसकी आइडेंटिफिकेशन के आप उसको लोकेट नहीं कर पाओगे ना। तो भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है, जिसमें उपलब्ध संसाधन जो होते हैं, संसाधन किसको कहेंगे वो सब भी आ जाएगा क्लास में। संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। क्यों करते हैं? आप यहां तक लिखते हो तो आपकी लाइन अधूरी है। परफेक्शन होना चाहिए कि उत्पादन कर रहे हैं, तो उसका मकसद भी अगर आपने लिख दिया तो वो लेखन में पूर्णता प्राप्त हो जाती है। ताकि क्यों कर रहे हैं ये सब काम, क्योंकि हर चीज के पीछे रीजनिंग तो होनी चाहिए ना, ताकि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और उन्हें कल्याण प्राप्त हो सके। जब आपकी आवश्यकता पूरी होती है तो आपको अच्छा महसूस होता है ना। कल्याण मैंने कल भी बताया था, एक अच्छेपन की फीलिंग है। जब आपकी आवश्यकता पूरी होगी तो आप सेटिस्फाइड फील करोगे। ये सेटिस्फेक्शन जो आ रहा है, जो हमें अच्छा लग रहा है, यही क्या है, कल्याण है। तो एक डायग्राम बना के फिर मैं बातचीत करता हूँ। ये पूरी बात को हम एक छोटे से चित्र में डालेंगे, तो वो आपको बनाना है। इसी तरह का कोई वृत्त बनाए आप, ताकि बाउंड्री दिखेगी ना इसे। हमने कहा ना भौगोलिक, एक सीमा बना दी हमने, ठीक है। इसके अंदर संसाधन होते हैं, और संसाधनों से हम वस्तु सेवा का उत्पादन करते हैं।
जो रिसोर्सेज होते हैं इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस कहते हैं ना। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इनको? ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये क्या है? रिसोर्सेज है। या इनको एक और बोलते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अंग्रेजी भी तो ध्यान रखनी पड़ेगी। प्रो कर दिया, आप इसको प्रोडक्शन कर देना, मतलब जगह की शॉर्टेज की वजह से। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन के साधन, संसाधन भी बोल सकते हो, ठीक है। और इनकी खासियत क्या होती है? ये कुछ न कुछ पैदा करने की कैपेसिटी रखते हैं। जैसे ये भूमि, भवन, मशीन। भवन आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, ऐसा नहीं है ना। ये जैसे इस क्लासरूम नहीं होता हमारे पास, तो फिर क्लास तो हो जाती, उत्पादन तो बिना मशीन के भी हो जाता है, लेकिन स्पीड नहीं मिलती ना। औद्योगिकीकरण, फलानाकरण जो आप पढ़ते हो, मशीनों के आने के बाद ही तो ग्रोथ जिसको आप कहते हो कि ज्यादा स्पीड के अंदर प्रोडक्शन करना। तो मशीन नहीं भी होगी तो भी कर लोगे प्रोडक्शन। तो सब कॉम्प्लीमेंट्री है ना। आप देखो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, और कभी कभी वो एक दूसरे की जगह पर भी आ जाते हैं, है ना। कभी कभी एक दूसरे की जगह पर भी आ जाते हैं। जैसे एक काम वाली आपके घर पे आती है, तो वो किस में आएगी? क्या है वो? श्रम। कपड़े धोने के लिए आती है ना, तो वो लेबर वाला काम कर रही है ना आपके यहाँ पे। वो आए दिन लेट हो जाती है, आपकी बात भी नहीं सुनती, साफ कपड़े भी नहीं धोती, आए दिन बीमार भी हो जाती है। तो आपने क्या किया? वॉशिंग मशीन ले आए उसकी जगह। तो श्रम की जगह कौन आ गया? मशीन। लेकिन अगर काम वाली मशीन के साथ काम कर रही है, तो ये संबंध कौन सा हुआ? पूरकता। पूरक का है या प्रतिस्थापन हुआ? उसकी जगह थोड़ी आई, उसके साथ काम कर रही है ना। तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, या कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? बताइए। ज्यादा हो जाएगी। यही तो पढ़ना है यूपीएससी। मैंने पहले क्या कहा कि किताब तो पढ़नी नहीं है हमें, बस आप अपना दिमाग मत लगाना, उससे नाराज हो जाता हूं मैं। उससे मैं चिढ़ जाता हूँ। बस इतनी प्रॉब्लम है मेरे साथ। और उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं है, मतलब दिक्कत वो आपको हो जाएगी, क्योंकि वो आप ना अनमेच्योर्ड वे में बात करने लगते हो ना, तो फिर वो कहीं का कहीं हो जाता है टॉपिक। इस वजह से मना करता हूँ मैं, है ना। और मौका भी देता हूँ। अभी आपको कहा ना, कोई पूछना हो, डाउट हो तो बताओ। कोई बात कम समझ आ रही हो, कोई अपनी कहनी हो, लेकिन सोच के पूछो। मतलब कोई भी बात तपाक से मत बोलो, आपको नुकसान हो जाएगा। मतलब हमेशा सोच के बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ। ये थोड़ी साधना होती है, प्रश्न पूछना भी कला होती है। बस उतना ही। और ज्यादा ध्यान इस बात में लगाओ कि लर्न हो जाए, बस ठीक, इतना ही चाहिए। ठीक है। तो आप ये सोचो, देखो मैं कोई किताब नहीं पढ़वा रहा आपसे, आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ। अभी किताबें लिखवा रहा होता है तो बहुत ही बुकिश हो जाता है। अभी मैं क्लास में अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती है, समाजवादी, पूंजी, इस तरह की ट्रेडिशनल जो पढ़ाई आप लोग करते करते थक चुके हो। किस किताब में नहीं लिखा हुआ है? सवाल क्यों नहीं हो पाते फिर हमसे? एक कुछ, मैं नाम तो नहीं लूंगा, कुछ इंस्टीट्यूट के बच्चे थे, कितनी क्लास आप सोच के दंग रह जाओगे। 150 क्लास में इकोनॉमिक्स, 150 फिर ऑनलाइन 1.5 घंटे अलग। और इतना बड़ा पोथा पकड़ के वो यहाँ पे आए हुए थे, टेस्ट सीरीज में 5 सवाल सोल्व करने की हालत उनकी नहीं हो रही। तो इतना बड़ा पोथा पढ़ के उन्होंने किया क्या?
तो सारे ही लिखा दो, फिर तो आप प्लानिंग कमीशन के भी नोट्स उतार लो, मतलब नीति आयोग के भी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी, पूरा बजट लिखवा दो क्लास के अंदर, सारा मटेरियल क्लास में लिखवा दो, इग्नू के नोट्स भी मंगवा लो, एनसीईआरटी भी कर लो, सब मिलके हो जाएगा। बच्चा गर्दन ही ऊंची नहीं कर पा रहा, वो लिखे ही जा रहा है बस, लेकिन उसको इकोनॉमिक्स कभी समझ नहीं आया। इतने से नोट्स बनते हैं खाली, और वो नोट्स आपका आधे सवाल तो सोल्व करा देते हैं। अपडेट हो रहे हो और ठीक से क्लास को सुन रहे हो तो बाकी भी बचे हुए हो जाएंगे, थोड़े बहुत ही नीचे रहेंगे। अब मैं ये चीजें आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ये साधन है, भवन के बिना भी क्लास तो हो जाएगी। यही कहा ना रामेश्वर ने आपको थोड़ी देर पहले कि भवन के बिना भी हो जाएगी, लेकिन मजा नहीं आएगा, क्लास की जो सही प्रभाव है वो पैदा नहीं होगी, क्योंकि एक तो ठंडी हवा आएगी हम लोगों को, और दूसरा बाहर का शोरगुल आएगा, डस्ट आएगी, क्या हम पढ़ पाएंगे ठीक से? तो देखो ये भवन, ये मशीन, ये जो माइक सेट है, इसको आप मशीन तो क्या उपकरण बोल सकते हो, उपकरण मैंने लिखा नहीं, जानबूझ के नहीं लिखा, छोटे छोटे जो होते हैं उनको उपकरण कहते हैं, मशीनें थोड़ी भारी होती है बस। तो इसको आप उपकरण कह दो, और सर्विस सेक्टर में जितनी भी चीजें काम करती है ना उनको उपकरण ही कहा जाता है। मशीन बोल, जैसे कैमरे को मशीन कहोगे क्या आप? थोड़ा अजीब लगेगा, मतलब इस बोर्ड को आप मशीन नहीं कहोगे, इसको इक्विपमेंट कहोगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी आइटम होते हैं आमतौर पे उनको क्या बोलते हो आप? इक्विपमेंट। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में चले जाओगे तो वहां इक्विपमेंट नहीं होके क्या वर्ड बोला जाता है? मशीन्स, प्लांट, कारखाना, मशीन, ये बोला जाता है। तो चलो हमारी क्लास में उपकरण है, ये है और ये दिख रहे हैं, बाकी लाइटें दिख रही है आपको, और ये भवन, और मैं किस में आ गया? श्रम में। हम सब एक दूसरे का प्रतिस्थापन कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं? बताइए। मिलके कर रहे हैं। तो ये कौन सा संबंध हुआ? पूरक का। लेकिन मैं क्लास से चला जाऊं और एक वीडियो लगा दूं यहाँ पर, मैं क्लास से चला जाऊं और एक रिकॉर्डेड क्लास इस पे चला दूं, तो उपकरण ने किसकी जगह पे काम करना चालू कर दिया? श्रम की जगह पे। इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन हो गया। आजकल रोबोट्स वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरे हिसाब से प्रतिस्थापन वाली पॉलिसी उतनी बढ़िया नहीं है, और एक लिमिट में प्रतिस्थापन होना चाहिए, क्योंकि भारत में रोजगार एक मुद्दा है। लेकिन आप मशीनों के साथ लेबर को देखें तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी हुई मिलेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि एआई आने के बाद इस बात पे ज्यादा बात हो रही है कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी काम करने वाले की। हमारे यहाँ टाइपिस्ट आता है, हाँ, वो कम समय में ज्यादा काम कर रहा है आजकल। क्यों? एआई की वजह से। तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उसको बाहर तो नहीं निकाला हमने, लेकिन वो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। डिजाइनिंग में आप देख लो, आजकल आप कह दो कि मेरे को एक मैगी खाते हुए कुत्ते की डिजाइन चाहिए, मैगी खाते हुए कुत्ते की, तो वो एआई ला के दे देगा आपको, जहां से भी लेके आए। वो 1 मिनट भी नहीं लगाएगा, वो मैगी खाते हुए कुत्ता दिखा देगा आपको। तो इससे क्या हुआ? मतलब कम समय के अंदर ज्यादा काम हो गया ना एक तरीके से। ठीक है। तो ये सब मोटे रूप में आप इनको संसाधन मानते हो कि नहीं? अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो तो बता दो मुझे। भूमि को संसाधन मानते हो कि नहीं? उत्पादन करती है कि नहीं करती? करती है। भवन, मशीन, और कहो सर फिर ऐसा है रेगिस्तान में तो नहीं करती। ऐसे ऐसे लोग भी बैठे रहते। सर मैं आपकी बात नहीं मानता, क्योंकि मैं तो रेगिस्तान से हूँ, हमारे वहां तो उत्पादन हो ही नहीं रहा। अरे भाई, जब मैं भूमि बोल रहा हूं ना तो उर्वरा शक्तियों के साथ भूमि है। भूमि को संसाधन हम तभी कहेंगे जब उसमें क्या है? उर्वरा शक्ति है। यहाँ लोग पढ़ने थोड़ी आते हैं, आपको क्या लगता है? 10 में से 9 बच्चे खाली घूमने आते हैं। डेमोज, एक क्लास यहाँ लेंगे, 2 क्लास वहां लेंगे। 20 साल से कोई टीचर पढ़ा रहा है, जिनको यूट्यूब पे भी बोल रखा लोगों ने कि उनकी क्लास करो तो आपका कल्याण हो जाएगा, उनकी भी डेमो लेने के लिए आते हैं।
मेरी पसंद के हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, चाहे यूपीएससी कहीं भी जाए, मेरे को अच्छा लगना चाहिए। ये हाल है मुखर्जी नगर का। इसलिए अच्छे टीचर तो यहाँ मतलब संन्यास के दौर में जा चुके हैं। वो तो बोले संन्यास ही लेने में फायदा है। क्यों? क्योंकि वो बैठे बैठे क्या है उनके दिमाग में, ये डेमोज चलते रहते हैं। साहस, एंटरप्रेन्योर जो साहसी होता है, बिजनेसमैन होता है, वो नहीं होगा तो ये साधनों को इकट्ठा कौन करेगा? नेतृत्व भी तो चाहिए, लीडरशिप कौन देगा? बिल्डिंग लेबर वगैरह को इकट्ठा कौन करेगा भाई? तो वो जो बिजनेसमैन होता है वो करता है, उसके अंदर एक गुण रहता है, हम उस गुण से उसको मान समझ रहे हैं। वो गुण कौन सा है उसमें? रिस्क उठाने का गुण, साहस है। ठीक है, ये संसाधन क्या करेंगे? वस्तु सेवा का उत्पादन, और फिर वो उत्पादन का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब ये इकोनॉमी के पैटर्न पर डिपेंड करेगा, डेमोक्रेटिक है, साम्यवादी है, किस तरह की वितरण। जो बाजार आधारित मॉडल है तो वस्तु किसको मिलेगी? जो पेमेंट करेगा। तो आपका मकसद अभी यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा सेटअप है, आप तो सिर्फ ये समझो कि वस्तु सेवा की क्या होनी है, नेक्स्ट स्टेज में क्या होनी है? डिस्ट्रीब्यूशन। जो पूंजीवादी राष्ट्र होते हैं उनमें लोगों को वस्तुएं कैसे मिलती है बताइए? किस तरह से मिलती है? मार्केट से मिलती है ना। पूंजीवाद का मुख्य आधार क्या है? बाजार। बाजार देता है उनको, और बाजार में क्या होती है? संवेदनशीलता होती है क्या? नहीं होती। बाजार आप गरीब हो ये नहीं मानता, आप कुछ भी हो ये नहीं मानता, वो तो ये मानता है कि आप पेमेंट कर सकते हो क्या, जो पेमेंट करेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमीज में क्या होगा कि कहीं सरकार है तो वो सरकार आ जाएगी, वो कहेगी अच्छा ये लोग नहीं दे पा रहे हैं तो इनके लिए मैं हूं। जैसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2 बूंद जिंदगी की, ये सब करते हैं कि नहीं करते? तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी हो रहा हो, ये हमारा मकसद नहीं है अभी क्लास के अंदर। थोड़ा सा रोशनी डालने का मैंने प्रयास किया कि मार्केट है तो किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सरकार है तो किस तरह की होगी, पूंजीवादी है तो किस तरह की होगी, साम्यवादी समाजवादी है तो किस तरह की होगी। राइट। और जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी डेवलप होती जाएगी, आप सोशलिस्टिक ढांचे को छोड़ दो, चलो सब पैसे वाले हो गए तो अपना देख लेंगे। एक लिविंग स्टैंडर्ड तो समाज का बनना ही चाहिए ना, उसके बाद ही तो आप बाजार में झोंक सकते हो उसे, है ना। ये सब आपके विचारों पे जुड़ी हुई बातें हैं, यहाँ किताब की कोई बात नहीं हो रही है, और कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो इस बात को नहीं समझ पा रहा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा लोगों को, और जब उनको डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उनको क्या प्राप्त होगा? कल्याण। इसका मतलब ज्यादा संसाधन भी ज्यादा कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। रिसोर्सेज की लड़ाई भी हम देखते हैं, उपनिवेशवाद फलाना, ये जोड़ने की कला आप जितना समझ गए तो लिंक करते जाओ। आज अमेरिका क्यों कह रहा है कि ग्रीनलैंड उसको चाहिए? वाई दे आर हंटिंग फॉर ग्रीनलैंड? अगर खाली आइस केप ही हो, फालतू का बंजर भूमि हो, तो कौन अपना इंटरनेशनली जियोपॉलिटिकल स्तर पे किसी से प्रॉब्लम, मतलब आप अगर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो आप अमेरिका हो चाहे कोई भी हो, फिर आपको भी निशाना बनाया जाएगा। लंबे समय तक ये नहीं चल पाएगा। तो जो भी अपना निरंकुशवाद जमाने की कोशिश करता है वो अंदर से डरपोक भी होता है। तो बेवजह क्यों, मतलब, और इजराइल गाजा को लेकर जो वो एक पीस कमेटी के अंदर भारत को इनवाइट किया, रूस को इनवाइट किया, ये किया वो क्या, क्यों कर रहे हैं ट्रम्प इस चीज को? कहीं ना कहीं लोगों को पार्टिसिपेट करा के अपने प्रति विरोध की भावनाओं को भी वो कम कम करना चाह रहे हैं। कुछ भी उनके मन में हो सकती है ये बात। आज चाइना क्यों हमारी तरफ नजरें उठा के को डालने की कोशिश करता है, हमारे एरिया को लेने की कोशिश करता है? और ये ट्रेंड सेटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि जिस तरह से वेनेजुएला में यूएस ने किया,
तो ये बाकी चीन भी कहेगा मैं भी अपने पड़ोस में यही करूंगा, तो अमेरिका को चुप रहना पड़ेगा कि भाई जब वो ऐसा कर रहा है, खुद गलत कर रहा है, तो दूसरे को क्या बोलेगा फिर। ये संसाधनों का एक चक्कर है, क्योंकि संसाधनों में ये शक्ति है, ये उत्पादन कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमी का एक क्रक्स है कि अगर मैं कहूं, कोई आपको कहे कि एक वर्ड में इकोनॉमी समझाओ, तो यही है वो। बाकी सिर्फ अध्याय हैं। क्या है? अध्याय, चैप्टर्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल सब फिट कर दूंगा इसी में, बाहर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसी में फिट कर दूंगा सारे चैप्टर्स। अब देखो, वस्तु सेवाओं की प्रोडक्शन करनी है आपको, ठीक है, तो क्या प्रोडक्शन करने के लिए हर जगह बिस्किट ही बना रहे हो क्या, या खेती कर रहे हो, यही प्रोडक्शन है? बिस्किट तो रिक्शे वाला भी बना लेता है, आपने नेहरू विहार वगैरह में देखा होगा, एक ठेले के ऊपर बिस्किट बना रहा है सिगड़ी रख के। उसको पूंजी की उतनी आवश्यकता नहीं है, मतलब उसकी जितनी बचत है उसके हिसाब से वो उतना काम कर सकता है, नहीं तो रिश्तेदार भी दे देंगे उसे उतना पैसा। नाई की दुकान वाले नाई देखे होंगे, बहुत सारे टूटी टेबल लेके एक पेड़ के नीचे हजामत बनाते रहते हैं, चलो वो भी ठीक है। कोई सत्तू बना रहा है मजदूरों के लिए, कि भाई हर जगह बिहारी वर्कर्स भी बहुत सारे हैं, तो उसने एक मटके में सत्तू भरा, पानी घोला और नींबू वगैरह मिलाया और वो सत्तू पिला, ये काम भी हो रहा है। कोई चाय पिला रहा मुखर्जी नगर के अंदर, लेकिन क्या यही प्रोडक्शन है? इन्हीं चीजों का प्रोडक्शन होता है कि इकोनॉमी के अंदर? ये कैमरा कौन बनाएगा? फिर इसको बनाने के लिए फिर ज्यादा पैसा चाहिए, और इससे ऊपर आते हैं, ये बनाना डिजिटल बोर्ड, इससे और ऊपर आते हैं, बस बनानी है, ट्रक बनानी है, ट्रैक्टर बनाना है, हवाई जहाज बनाना है, रेलवे की बोगी बनानी है। फिर कैसे होगा ये? अच्छा, समुद्र से ऑयल निकालना है, निकाल के दिखाओ कितना पैसा लगेगा, उसके अंदर कितना पैसा लगाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे रिसोर्स हैं धरती के अंदर कि आप चाह के भी उनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है, उपकरण नहीं है। तो स्टॉक मार्केट आ जाएगा इसमें। शेयर बाजार में क्या होता है? कंपनियां पैसा उठाती है, करोड़ों रुपए उठाती है, अरबों रुपए उठाती है, और फिर उसको कहां लगा देगी? धरती से तेल निकालने में, दूर संचार में, टेलीकॉम में, बड़े बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में। हम कहते हैं ना अडानी जी, ये सब कहां से पैसा लाए? और उनके पास अपना पैसा भी होता तो क्या सब लोग अपना सारा पैसा एयरपोर्ट में लगा देते? मार्केट से उठाया पैसा, तो आज एयरपोर्ट भी बन गया। मुंद्रा पोर्ट का नाम सुना? मुंद्रा पोर्ट। इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं पोर्ट्स के कि आप सोच ही नहीं सकते कि हम कभी, मतलब उसका एक अंश भी जिंदगी में कर सकते हैं क्या? इतने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। जहाज रानी, पोर्ट मूवमेंट, पोर्ट मैनेजमेंट किस में आता है? सर्विसेज में, सेवा, वो भी एक प्रोडक्ट है। लेकिन उस प्रोडक्ट को कौन लेके आ सकता है? आपको हवाई जहाज में यहाँ से पटना जाना है, ये प्रोडक्ट कौन ला सकता है बताइए? हवाई जहाज कंपनी लेके आएगी ना। एक हवाई जहाज कितने रुपए की आती होगी? और दूसरी बात, उसकी माइलेज क्या होती होगी? 1 सेकंड में 4 लीटर पेट्रोल जल जाता है उसमें। ये भी मेरे को तब पता लगा जब मैं अहमदाबाद एक लेक्चर देने के लिए गया, और अली मियाँ मेरी गाड़ी चलाते हैं, वो एक पता नहीं उनको क्या दिमाग में सूझा कि मैं लौट के आया, तो मेरे को एक सवाल पूछा उसने कि भैया आप हवाई जहाज से गए और हवाई जहाज से आए, तो ये क्या माइलेज देती है हवाई जहाज? मैंने कहा यार ये तो मैंने ही नहीं सोचा, इतने साल हो गए, क्या माइलेज देती है? मैंने कहा यार यूपीएससी की तैयारी करी हमने भी, और यूपीएससी के लिए पढ़ा भी रहे, लेकिन ये सवाल हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया है? मैंने उसी समय गूगल करके देखा कि एक हवाई जहाज की फ्यूल किस तरह से कंजप्शन होती है, तो 1 सेकंड में 4 लीटर के आसपास वो दिखा रहा था। लेकिन एक कमाल की बात मैंने पढ़ी कि अलग अलग लोग किसी स्थान पर अपनी कार से जाएं, तब कितना ईंधन खर्च होगा, और वो सारे लोग हवाई जहाज में बैठ के चले जाएं
तो कितना ईंधन खर्च होगा, तो वो हवाई जहाज में जाने से ईंधन बचेगा और जल्दी भी पहुंच जाओगे। लेकिन हवाई जहाज खरीदना और उसको चलाना मतलब कितना मुश्किल काम है। तो अभी इसके लिए क्या चाहिए आपको? पैसा। कहाँ से लाओगे? बैंक भी नहीं देगा, बैंक आपको देता है चालू पूंजी के लिए। आगे पढ़ाऊंगा मनी बैंकिंग। बैंक आपको पैसा देता है बिजनेस के अंदर जो रोज का पैसा चाहिए वो वाली उधार। ये इसे बड़ा डेवलपमेंट करने के लिए बैंक पैसे नहीं देते हैं। अब फिर फंस गए। तो आपको या तो पार्टनर ढूंढने पड़ेंगे, बड़े बड़े पार्टनर जो करोड़ों रुपए लगा सकते हैं। फिर पार्टनर बन के कंपनी बनाओ, फिर शेयर मार्केट से बाकी का पैसा उठाओ। तो आपका स्टॉक मार्केट इसमें सेट हुआ कि नहीं हुआ? ये हवाई जहाज से आना जाना किस में आएगा? सेवा। आप कहो जिसको फिट कर दूं मैं इस क्लास के अंदर। आप जो बोलो, जो जो चैप्टर बोलो वही फिट हो जाएगा इसमें। अरे बात समझ में। तो कहने का मतलब मूल ये है, अब बाकी चैप्टर पढ़ते रहेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट